वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसी को देखते हुए मैं आज आप लोग के लिए फ्रेंड साइंस में फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ। इसका हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स मोशन। मोशन यानी कि गति। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ये सब कंटेंट्स को कवर करूँगा। इसमें हम लोग सीखेंगे रेस्ट और मोशन क्या होता है। इसके अलावा हम जानेंगे रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में फ्रेंड्स जानेंगे। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इन कंटेंट्स को हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, वन बाय वन हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स विराम और गति यानी रेस्ट और मोशन। फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है दो स्टेटस हो सकता है ना, चाहे तो वो विराम में होगा चाहे वो गति में हो। कब हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो इसको हम इस तरह से फ्रेंड डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, रेस्ट में। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ चेंजेस हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे फ्रेंड्स कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है ना। अब क्या है फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में जो परिवर्तन है उसको हम लोग कैसे जज करेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि उसके ऑब्जेक्ट के जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है ना। इसको निर्धारित करने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्थिति है उसमें परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको एक निर्देश बिंदु की जरूरत होता है ना। निर्देश बिंदु या इसको हम लोग बोल सकते हैं संदर्भ बिंदु या इसको हम लोग बोल सकते हैं मूल बिंदु है ना। इस तरह से जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स है ना। इस एग्जांपल में जैसे मान लीजिए एक टेबल दिया हुआ है ना। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के विभिन्न समय पर किसी खास स्थान ए से जो दूरी है उसको दर्शाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 0 मिनट पे यानी जब स्टार्टिंग मैंने किया है, स्टार्टिंग में हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो किसी खास बिंदु ए से 10 मीटर की दूरी पर है ना। 1 मिनट के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, उसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो उस खास पॉइंट ए से क्या हो जाता है, बढ़ के 20 मीटर हो जाता है। इसी तरह से अगले नेक्स्ट मिनट में क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस बढ़ के 30 मिनट होता है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस टेबल से फ्रेंड्स, इस टेबल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी स्थिति में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, समय के साथ चेंज हो रहा है ना। 0 मिनट पर जब हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या था, 10 मीटर के डिस्टेंस पर था है ना, जबकि 1 मिनट के बाद देखें तो वो ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर होगा है ना। इससे ये पता चल रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्थिति है उसमें क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है ना। ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गति कर रहा है यानी मोशन में है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने इस पॉइंट ए को है ना, पॉइंट ए को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज किया है ना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थिति में जब परिवर्तन के लिए हमको क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है ना, जिसके रेफरेंस में हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्या है फ्रेंड्स, देखिए एक सवाल है कि क्या गति में होने के लिए किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है। ये बहुत बड़ा सवाल है ना। फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वो हमको लगेगा कि वो क्या है, गति में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रेंड्स आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है। इस रोड पे फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा है, ठीक है। इस रोड पर जो है कोई व्यक्ति खड़ा है और वो इस पेड़ को देख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस व्यक्ति को यह पेड़ कैसा नजर आएगा, यह पेड़ इस व्यक्ति को क्या नजर आएगा, स्थिर है ना। इसके लिए ये जो पेड़ है वो क्या है, स्थिर है। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई बस जैसे जा रहा है ना, ये मान लीजिए कि कोई बस है ना, ये बस ये इस तरह से जा रहा है। इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है फ्रेंड्स, ये जो बस में बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो जब इस पेड़ के पास से गुजरेगा तो उसको लगेगा फ्रेंड्स कि ये जो हमारा पेड़ है वो क्या है, गति में है ना। कहने का मतलब सेम ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के लिए वो क्या है, स्थिर है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वो पेड़ क्या लगेगा उसको फ्रेंड्स, कि वो
मूव कर रहा है ना। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक गति, है ना, यानी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन फ्रेंड्स हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी एक ऑब्जेक्ट ए का किसी ऑब्जेक्ट बी के सापेक्ष जो गति है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आपेक्षिक गति। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? वी ए वी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी वी, है ना। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं फ्रेंड्स। इस एग्जांपल में मान लीजिए ये हमारा पेड़ जो है, तो पेड़ का फ्रेंड्स स्पीड क्या है? 0 है ना। और ये मान लीजिए कि पर्सन है, इसका भी स्पीड क्या है? 0 है। लेकिन ये जो बस है, ये तो बस क्या कर रहा है? गति कर रहा है। मान लेते हैं फ्रेंड्स का गति है कुछ, सपोज ये गति जो है 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स इस व्यक्ति का, है ना, अगर हम इस व्यक्ति का इस पेड़ के सापेक्ष में गति निकालेंगे, है ना, तो कितना आएगा फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स नीचे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होता है क्या होता है? वी ए वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। उस हिसाब से अगर हम इस व्यक्ति का इस पेड़ के सापेक्ष में गति देखते हैं तो वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0 माइनस 0 दैट इज 0, है ना। कहने का मतलब इस व्यक्ति का इस पेड़ के सापेक्ष गति क्या है? 0 है। इसी वजह से यह व्यक्ति को यह पेड़ कैसा नजर आ रहा है फ्रेंड? स्थिर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस व्यक्ति का, है ना, तो इस व्यक्ति को क्या है फ्रेंड्स? तो इस केस में अगर हम बात करें, अगर हम बस का निकालें गति इस पेड़ के सापेक्ष में, कितना आ जाएगा? वी वी माइनस वी टी। बस का स्पीड है 10 और जबकि पेड़ का स्पीड क्या है? 0। 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा फ्रेंड? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो कहने का मतलब यह बस जो है यह इस पेड़ के सापेक्ष में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें बैठे व्यक्ति को क्या होगा कि यह पेड़ जो है वो गति करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वास्तव में पेड़ गति नहीं कर रहा है, वास्तव में वह बस गति कर रहा है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स आपेक्षिक गति, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ये बस में बैठा हुआ व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को देखेगा, जैसे मान लीजिए ये बस में दो पर्सन है ना, एक का मान लीजिए स्पीड है वी पी वन और एक का मान लीजिए वी पी टू। इन दोनों का जो स्पीड है, दोनों का स्पीड क्या है फ्रेंड्स? सेम है ना। इसी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स? यह व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को देखेगा तो वो उसको स्थिर नजर आएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है फ्रेंड्स? वास्तविकता में यह भी गति में है और यह भी गति में है, लेकिन एक दूसरे को दोनों क्या होगा? स्थिर नजर आएगा। यह भी क्यों हुआ फ्रेंड्स? तो ये अपेक्षिक गति के कारण ही ऐसा हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को सीधा याद रखना है, अपेक्षिक गति के बारे में जब बात करेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग को फ्रेंड्स रिमेम्बर करना है। किसी ऑब्जेक्ट ए का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी के सापेक्ष में गति वी ए वी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स? वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों के गति को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक गति, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, गति का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी गति और भी टाइप का हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट आपको लिखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। जैसे फर्स्ट है हमारा सरल रेखी गति, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मोशन। सरल रेखी गति क्या होता है फ्रेंड्स? कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी खास लाइन में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए सड़क पर चलता हुआ कोई कार है ना, जब सड़क पे कोई कार चलेगा तो वो क्या होगा? एक खास लाइन में चलेगा। इसका जो गति होगा वो कैसा गति में आएगा फ्रेंड्स? सरल रेखी गति। इस तरह की गति को हम लोग बोलते हैं सरल रेखी। दूसरा है फ्रेंड्स वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए कोई हमारा वॉच है, घड़ी है, उसका जो सुई होता है ना, उसका जो मूवमेंट होता है ना, किसी घड़ी की सुई का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? राउंड राउंड। इस सुई पर अगर हम कोई पॉइंट को सपोज इमेजिन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सुई, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट का जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा? इस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा घड़ी का जो सुई है ना, वो कैसी गति कर रहा है फ्रेंड्स? तो वो वृत्तीय गति कर रहा है। इसी तरह से तीसरे टाइप का गति क्या हो सकता है फ्रेंड? घूर्णन गति। घूर्णन गति किसको बोलते हैं फ्रेंड? जैसे हमारा अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है। हमको पता है फ्रेंड्स अर्थ क्या करता है? अपने एक्सिस के राउंड राउंड क्या करता है? घूमता है। इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन, ठीक है। चौथे टाइप का गति देखिए फ्रेंड्स, दोलनी गति। ये क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे हमारा जो घंटा वाला सुई होता है उसका जो पेंडुलम होता है, उसका जो मूवमेंट होता है फ्रेंड, कैसे मूव करता है वो एक निश्चित पॉइंट के इर्द गिर्द, है ना, यानी टू एंड फ्रो। जैसे मान लीजिए ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इसके एक बार इस तरफ जाता है, फिर वहां से रिटर्न होता है
है ना, इस तरह का ये मूवमेंट करता है। इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑसिलेटरी मोशन, क्या दोलनी गति हिंदी में। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी गति कैसी गति है? दोलनी गति। इसी तरह से एक हो सकता है कंपन गति। कंपन गति क्या होता है फ्रेंड्स? कि जैसे कंपन कर रहा है, जैसे कोई सितार वगैरह या गिटार वगैरह हम जो बजाते हैं, उसका जो तार का गति होता है ना, गिटार के तार की गति, वो कैसी गति होता है फ्रेंड्स? कंपन गति, वो कंपन करता है। इसी तरह से सिक्स्थ हमारा है फ्रेंड्स सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM। ये क्या होता है फ्रेंड्स सरल आवर्त गति? सरल आवर्त गति हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई बॉल है, उससे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, ठीक है। इस स्प्रिंग को फ्रेंड्स अगर हम खींचते हैं, है ना, और खींच के जब हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो वापस क्या होता है? वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है ना। जितनी जोर से हम खींचेंगे उतनी जोर से वो बैक होगा, है ना। इस तरह का केस में जो गति होता है, ये जो स्प्रिंग का जो मूवमेंट हुआ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैसी गति कर रहा है वो? सरल आवर्त। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा लास्ट में हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स? उपरोक्त में से एक या अधिक का मिश्रण, यानी अभी जो हमने ऊपर देखा उनमें से किसी दो का क्या हो सकता है फ्रेंड? मिक्सचर हो सकता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज, है ना, वो हमारा इस तरह का मूवमेंट भी कर सकता है ना। एक बार क्या करेगा वो? सर्कुलर पाथ में, फिर वो सीधा चलेगा, फिर वो सर्कुलर पाथ में, फिर वो सीधा चलेगा। इसका गति को कैसा गति बोलेंगे फ्रेंड्स? इसका गति को हम बोलेंगे वृत्तीय और प्लस रैखिक, यानी ये दोनों टाइप का गति करता है। इसी प्रकार से हमारा अर्थ का जो होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा सन होगा, ये हमारा अर्थ होगा, ठीक है। तो ये अर्थ का जो मूवमेंट होता है, अर्थ जो क्या होता है, एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी घूर्णन करता है, तो घूर्णन गति, प्लस इसके अलावा ये क्या करता है? ये एक सर्कुलर मूवमेंट करता है ना, एक पूरे वृत्त को पूरा करता है, यानी इसमें वृत्तीय गति हुई। कहने का मतलब हमारा जो अर्थ का जो गति है वो कैसा गति है फ्रेंड्स? घूर्णन और वृत्तीय गति दोनों का क्या है? मिक्सचर है। इसी का मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में, है ना। एक से अधिक गतियों का क्या हो सकता है? मिश्रण हो सकता है। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, सरल रेखीय गति। ठीक है, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। बाकी गतियों के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सरल रेखीय गति में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, दूरी और विस्थापन, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ना। अक्सर हमको लगता है कि दूरी और विस्थापन सेम चीज़ है, बट बिल्कुल ये डिफरेंट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। दूरी क्या होता है फ्रेंड्स? दूरी होता है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, जबकि विस्थापन इससे बिल्कुल अलग है। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई ऑब्जेक्ट है ना। मान लीजिए ये O पॉइंट से चलना शुरू कर, ठीक है, ये A B से सपोज C तक पहुंचता है, ठीक है। O से मान लीजिए कि C तक पहुंचता है, और C से फिर वो क्या होता है? रिटर्न होता है B तक, ठीक है। तो इस पूरे केस में फ्रेंड्स अगर हमसे पूछेगा कि वस्तु ने कितनी गति की है ना, कहने का मतलब O से C तक जाकर वापस, है ना, B तक आने में, वापस B तक में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। जब फ्रेंड बोलेगा दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी में जैसा कि आपने देखा फ्रेंड, दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, है ना, यानी इसमें हम लोग उसका पूरा रास्ते का क्या करते हैं? लंबाई को देखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमको ये दूरी निकालना होगा, हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स? पहले O से C तक का दूरी लेना होगा, फिर प्लस उसमें करना होगा C से B तक का दूरी, यानी OC प्लस CB, ये हो जाएगा दूरी, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में हमको बोलता है कि विस्थापन क्या है, ठीक है, दूरी अगर बोला तो फ्रेंड्स क्या आ गया? OC प्लस OB। लेकिन अगर हमको इसी केस में बोलता है विस्थापन क्या है, विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जैसा कि परिभाषा में आप देख सकते हैं, विस्थापन में क्या लिखा है फ्रेंड्स? किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में हमको पथ की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। उस हिसाब से देखिए फ्रेंड, हमको केवल ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो ऑब्जेक्ट ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था फ्रेंड? O पॉइंट से, और एंड कहाँ पर किया है फ्रेंड्स? तो B पॉइंट पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है
और ये एंडिंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विस्थापन हो जाएगा। तो इसका विस्थापन अगर हमको बोलेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ओ बी, ओ बी के बराबर। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर है कि दूरी और विस्थापन में क्या है, सीधा सीधा डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है उसमें एक निश्चित दिशा होती है ना। यानी विस्थापन क्या होता है, इसमें एक निश्चित दिशा होती है और जिसका दिशा किधर मानते हैं हम लोग, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, है ना। यानी इस केस में अगर हमको बोलेगा कि ओबी में जो है विस्थापन जो है उस कितना है, वि- विस्थापन बराबर ओबी और दिशा इसका क्या हो जाएगा, अगर हमको बोलेगा दिशा तो दिशा हो जाएगा ओ से बी की ओर। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे फ्रेंड्स, आगे क्लियर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक हम साथ में क्लियर ही कर देते हैं। दो तरह का फ्रेंड्स क्वांटिटी हो सकता है, फिजिक्स में दो तरह का क्वांटिटी हो सकता है, एक हो सकता है सदिश और एक अदिश। क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, देखिए अदिश राशि किसको बोलते हैं, ऐसी राशियां जिनका वर्णन करने के लिए हमें केवल अंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ क्या होता है फ्रेंड, ऐसा राशि होता है जिसमें केवल डिजिट से उसको हम दिखा सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल में आपने देखा दूरी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें, दूसरे तरह का क्वांटिटी है सदिश राशि। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसी राशि जिनका वर्णन करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों का जरूरत होता है ना। यानी हमको दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। परिमाण क्या होता है फ्रेंड्स, परिमाण एक्चुअली क्या होता है, किसी भौतिक राशि का जो अंकीय मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, है ना। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं फ्रेंड, दूरी, दूरी में क्या है, केवल वैल्यू होता है ना, कोई दिशा नहीं होती। ऐसी राशि जिसमें केवल अंक होता है या जिसमें हम कह सकते हैं केवल परिमाण होता है, अंक को ही हम क्या बताते हैं, अंक को ही हम परिमाण भी कहते हैं, है ना। ठीक है ना, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को हम उसका परिमाण कहते हैं। तो जिसको केवल, जिसमें केवल परिमाण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि। परिमाण यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। परिमाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यानी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अदिश राशि। जैसे कि दूरी। जबकि सदिश क्या होता है फ्रेंड, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है ना, जिसमें एक दिशा भी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए विस्थापन, जो मैंने बताया विस्थापन में क्या है, एक दिशा होती है। तो ये दो तरह का क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अदिश राशि का और भी एग्जाम्पल है, चाल भी अदिश राशि, जो हम लोग आगे देखेंगे। वेग जो है वो सदिश राशि है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, दूरी और विस्थापन का हम लोग कंपेरिजन एक जल्दी जल्दी देखते हैं। दूरी और विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी विस्थापन का जो मान है वो वस्तु के दूरी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जैसा कि फ्रेंड्स इस एग्जांपल में आपने देखा, है ना, इस एग्जांपल में आपने देखा कि वस्तु का दूरी जो है वो अलग मान है और जबकि विस्थापन का क्या है, अलग मान है। यानी दूरी और विस्थापन दोनों का मान क्या होता है, अलग है। इसी केस में वो क्या हो सकता है फ्रेंड, सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर समझ, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना शुरू किया, मान लीजिए ये दूरी है 10-10 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ओ से सी तक जाकर, है ना, वापस बी तक आने में, है ना, अगर हम इस केस में देखेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए कि पहला केस में ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से सी तक गया है और फिर सी से क्या हुआ, वापस बी तक आया है। इस केस में अगर हम दूरी निकालेंगे, हैं, तय की गई दूरी, तो दूरी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ओ से सी तक का डिस्टेंस हम पहले लेंगे। ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सी बी। ओ सी हो गया हमारा 30 और प्लस सी बी हमारा क्या हो गया, 10, यानी कि कितना हो गया, 40। और अगर विस्थापन देखेंगे इसी केस में, है ना, विस्थापन, विस्थापन क्या होगा फ्रेंड, विस्थापन मैंने बताया कि ओ यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, विस्थापन क्या हो जाएगा, ओ बी, यानी कि 20 मीटर। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड, इस केस में हम देख सकते हैं कि दूरी का मान अलग है, विस्थापन का मान अलग है। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में सपोज हम केवल ओ से ए के बीच निकालें, है ना, अगर ओ से ए तक जाने में, है ना, ओ से ए तक जाने में, ठीक है फ्रेंड्स, ओ से ए तक जाने में अगर हम इसमें निकालें तय की गई दूरी, ओ से ए तक जाने में, तो तय की गई दूरी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स,
ओ से ए तक जाने में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो विस्थापन भी अगर हम निकालेंगे, विस्थापन अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ओ से ए तक सीधा है 10। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, वो वस्तु के विस्थापन के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, यानी कोई नेसेसरीली नहीं है कि बराबर ही हो। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई सर्कुलर पाथ में सपोज मूवमेंट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ ए से चलना शुरू किया और वापस ए तक आया, यानी इस तरह से मूवमेंट किया। इस केस में फ्रेंड दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर तो हो जाएगा, मान लीजिए ये इसका रेडियस है आर, तो दूरी तो हो जाएगा इसका 2πr, है ना, इसका परिधि के बराबर। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन इस केस में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ए से चलना शुरू किया और ए पर ही खत्म किया है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन का मान क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। गतिमान वस्तु का ध्यान दीजिए फ्रेंड, यानी ये वस्तु गति में है फिर भी इसका विस्थापन क्या है, जीरो है। इसी प्रकार से तीसरा केस क्या है फ्रेंड, विस्थापन का मान सदैव दूरी के बराबर या कम होता है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड। आपने देखा डिफरेंट एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल में आप अगर गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो विस्थापन का जो मान है वो हमेशा दूरी के मान से क्या होगा, कम या फिर बराबर हो सकता है। कभी भी विस्थापन का मान दूरी के मान से अधिक नहीं हो सकता। इसको फ्रेंड्स रिमेम्बर रखना, ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक दो ये बनाते हैं, एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। ये बोल रहा है कि एक हमारा 10x10 का कोई हमारा एक खेत है ना, इसका पूरा चक्कर लगाने में एक किसान को कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगता है। यानी 40 सेकंड में क्या होता है, कितना मीटर चला, 40 मीटर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा। इसके लिए फ्रेंड्स हमको ये देखना होगा, विस्थापन के लिए हमको क्या देखना होता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, है ना, क्या देखना होता है, प्रारंभिक बिंदु। तो इसका प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए सपोज ये ए है, तो ए हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु को समझने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, 2 मिनट 20 सेकंड, यानी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसको अगर हम लोग पूरे को सेकंड में बदल लें फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा 120, और ये हमारा 20 है, तो कितना होगा 140 सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स, हर 40 सेकंड में क्या होता है, ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी ए से शुरू करता है और वापस 40 सेकंड के बाद ए पर आ जाता है, फिर अगले 80 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरह करते हुए 120 सेकंड के बाद वस्तु कहाँ पर रहेगा, ए पॉइंट पर रहेगा, है ना। अब जो यहाँ से रेस्ट कितना बचा फ्रेंड, 20 सेकंड और बचा है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट 20 सेकंड में क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ दूरी, यानी यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब 140 सेकंड के बाद वस्तु जो है वो फाइनली इस बी पॉइंट पर सपोज पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इस बी पॉइंट। तो विस्थापन क्या होता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी। तो इसको अगर हम ये दूरी निकाल लें, यही दूरी हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। कितना आ जाएगा फ्रेंड ये दूरी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, जा और गुना √2, यानी 10√2। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10√2 मीटर, यानी यही इसका क्या होगा फ्रेंड, विस्थापन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह का फ्रेंड ये एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में देखिए क्या दिया है, कोई एथलीट है जो किसी वृत्तीय रास्ते पर, है ना, यानी ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है ना, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, जिसका कि व्यास हमको दिया हुआ है कितना, 200 मीटर, यानी ये कितना हो गया, रेडियस इसका 100 हो गया, ठीक है। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, ठीक है, तो एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लगता है, 40 सेकंड। तो पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो देखिए फ्रेंड, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। 40 सेकंड में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ये है ए पॉइंट, तो 40 सेकंड के बाद क्या होगा, ये वापस 40 सेकंड के बाद क्या होगा, वापस ए तक आ जाएगा। फिर अगले 80 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा यहाँ, फिर 120 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा यहाँ, बाकी का जो फ्रेंड 20 सेकंड बच गया। देखिए टाइम टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम आपका है 120 और प्लस 20, यानी 140 सेकंड। तो 120 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वापस ए पर आ गया। अब जो बाकी का 20 सेकंड है ना, उसमें हमारा क्या होगा, जस्ट हाफ डिस्टेंस तय करेगा। क्यों,
क्योंकि हमको दिया हुआ है कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगाता है, तो 20 सेकंड में कितना लगेगा, आधा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, इस बी पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारा फ्रेंड्स इस ए पॉइंट का इस बी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन बराबर क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या हुआ, ए, और अंतिम बिंदु क्या हुआ, बी, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 200 मीटर। यानी इसका विस्थापन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 200 मीटर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो दूरी और विस्थापन के बाद आगे हम लोग फ्रेंड्स समझते हैं चाल और वेग। ठीक है, तो जो अंतर फ्रेंड्स दूरी और विस्थापन में है, ठीक वैसा ही डिफरेंस हमारा किसमें है, चाल और वेग में। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए औसत चाल क्या होता है फ्रेंड्स, कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो चाल होता है ना, वो कभी भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सड़क पर हम कोई कार चलाते हैं, है ना, तो कार का स्पीड जो है वो मान लीजिए कि कभी 10 है, कभी 20 हो सकता है ना, कभी 30 हो सकता है। यानी क्या होता है, ये निरंतर चेंज होते रहता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, पूरी यात्रा के दौरान अगर कोई पूछेगा कि इसका स्पीड क्या था, तो उसको हम लोग उस केस में क्या निकालते हैं फ्रेंड, औसत चाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, है ना। यानी यदि कोई वस्तु टोटल टी टाइम में एस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ना, तो उसका चाल या औसत चाल कहें या चाल कह सकते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एस बाय टी, है ना। v बराबर क्या हो जाएगा, एस बाय, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स चाल का, तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में, मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये फ्रेंड्स इसका क्या हुआ, चाल का ऐसा ही मात्रक हुआ। इसके अलावा अदर यूनिट भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, फुट पर सेकेंड, है ना। इस तरह से और भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड, ये छोटा सा प्रॉब्लम चाल पे आधारित क्या लिखा है, यदि एक वस्तु 10 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है तथा अगले 10 सेकंड में पुनः 70 मीटर तय करता है, तो उसकी औसत चाल। औसत चाल बराबर हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखेंगे क्या फ्रेंड, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ, तो मीटर वाला देखिए, तो ये हो गया 50 प्लस 70। कुल टाइम कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 10, है ना। ये कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा फ्रेंड 120 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, इसी यानी 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, इसका औसत चाल। ठीक है, इसी तरह से देखिए फ्रेंड दूसरा प्रॉब्लम लिखा है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। बोल रहा है कि अब्दुल जो है वो अपने घर से स्कूल जाता है, तो जाते टाइम उसका स्पीड कितना है फ्रेंड्स, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बोलता है इस यही लौटते टाइम क्या होता है फ्रेंड, कि रास्ता चूंकि खाली है तो उसका औसत चाल कितना हो जाता है, 30 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछ रहा है हमसे फ्रेंड्स कि अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। ठीक है, तो औसत चाल का फ्रेंड हमेशा एक ही फॉर्मूला, औसत चाल भी बराबर क्या होता है, एस बाई टी, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स, ना ही आपको कुल दूरी दिया है ना ही समय दिया हुआ है ना, तो बहुत ध्यान से समझते हैं फ्रेंड्स, है ना, आसान है। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं डी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जाते टाइम इसको कितना टाइम समय लगा है ना, यानी हम लिखेंगे घर से स्कूल जाने में लगा समय। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो जाते टाइम समय निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इस फॉर्मूला से, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो उसी तरह से तो समय बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूरी बटे चाल, है ना। तो दूरी कितना है फ्रेंड, हम मान लिए हैं दूरी कितना है, टी है, और इसका चाल जाते टाइम कितना है, 20। इसी तरह से लौटते समय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर लौटते समय निकालेंगे चाल, तो लौटते समय चाल इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, डी बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 30। तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। क्या होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए
जाते टाइम डी और फिर आते टाइम डी, तो डी प्लस डी ये हो गया कुल दूरी। और कुल समय कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें जाते टाइम उसको कितना टाइम समय लगा है, तो डी बाई 20, ठीक है। और आते टाइम फ्रेंड्स कितना समय लगा, तो डी बाई 30। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, डी प्लस डी हो गया 2D, है ना। और यहाँ पर देखिए 20 30 का एलसीएम हो गया 60, है ना। ये हो गया 3D प्लस 2D, यानी ये कितना हो जाएगा 2D इंटू हम लिख सकते हैं 60/5D। डी कैंसिल हो जाएगा, 5 12 16 12 गुना क्या होगा फ्रेंड्स 24, यानी इसका पूरी यात्रा के दौरान औसत चार्ज बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा फ्रेंड्स आपने कैसे निकाले, है ना। कुल औसत चाल जब भी बोलेगा हमको क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए फ्रेंड ये प्रॉब्लम है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल निकाल, चाल है, चाल बराबर हम लोग उसको निकाल सकते हैं फ्रेंड कैसे, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो लिखा है कि हमारा जो ये उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो एक वृत्ताकार यानी है ना एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका कि रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 42250 किलोमीटर। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो दूरी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2πr, है ना, क्योंकि दूरी क्या होता है परिधि के बराबर, वृत्त का वृत्त की परिधि के बराबर क्या होता है 2πr। और समय हमको दिया हुआ है फ्रेंड कितना 24 घंटा, तो 4 आवर। इसको जब हम लोग फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई का वैल्यू ले लेंगे 3.14, रेडियस हमारा दिया हुआ है 42,250, डिवाइड इसको कर देंगे किससे 24, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाल निकल जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लिखा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है ना। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है अर्थ का सरफेस है, और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स कोई अंतरिक्ष यान है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक सिग्नल को भेजा गया अर्थ को, ठीक है, बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा है 5 मिनट। पृथ्वी पर स्थित इस स्टेशन यानी ये स्टेशन पर, है ना, से उस अंतरिक्ष यान की दूरी बताना, है ना। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, देखिए सिग्नल का चाल, हमको चाल दिया हुआ है फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, v बराबर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम हमको t बराबर दिया हुआ है फ्रेंड्स, टाइम बराबर क्या दिया 5 मिनट, मिनट को हम लोग सेकंड में अगर बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 300 सेकेंड। तो निकालना हमको क्या है फ्रेंड्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस s, है ना फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस s बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स dt। देखिए फ्रेंड्स v बराबर क्या होता है s/t, यहाँ से अगर हम लोग s बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पर dt। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं s बराबर dt, तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 10⁸, ये हो गया v, टाइम कितना है 300, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 10⁻10। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं s बराबर dt। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था चाल। इसी प्रकार से फ्रेंड्स क्या होता है वेग, वेग और चाल में क्या होता है फ्रेंड्स बहुत माइनर सा अंतर है, ध्यान से समझिए। वेग क्या होता है कि जब किसी वस्तु की चाल को दिशा के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे वस्तु का वेग कहते हैं। कहने का मतलब किसी वस्तु की चाल को दिशा के साथ, है ना, यानी हम इसमें क्या करते हैं उसका जो पाथ है वो भी मेरे लिए मैटर करता है ना, दिशा के साथ देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाल में क्या होता है कि दिशा का कोई सेंस नहीं होता, लेकिन वेग में हम लोग क्या करते हैं दिशा भी देखते हैं। ठीक है, वेग एक समान वेग असमान वेग, है ना। पहले फ्रेंड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो असमान वेग क्या होता है कि जब किसी वस्तु का जो वेग है वो क्या हो रहा है हर सेकंड बदल रहा है। जैसे मान लीजिए ये टाइम है और ये स्पीड, है ना। स्टार्टिंग में मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट स्थिर है, फिर मान लीजिए कि इसको इस तरह से समझते हैं, इस टेबल की मदद से, है ना। 10 सेकंड के बाद मान लीजिए इसका स्पीड बढ़ के हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा, फिर 20 सेकंड के बाद इसका स्पीड बढ़ के हो गया मान लीजिए 30 किलोमीटर पर,
तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका हर 10 सेकंड में स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। इस 10 सेकंड में इसका स्पीड बढ़ के क्या हो गया, 0 से बढ़ के 20 हो गया। फिर अगले 10 सेकंड में क्या हुआ कि इसका स्पीड 20 से बढ़ के क्या हो गया, 30 हो गया। यानी इसका स्पीड क्या हो रहा है, एक समान नहीं है बल्कि निरंतर चेंज हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता है फ्रेंड्स, है ना, तो उसका वेग को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका औसत वेग लेते हैं, है ना। औसत वेग, औसत वेग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो दो फार्मूला है फ्रेंड्स, है ना। हमको देखना है हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या। एक तो हो गया फार्मूला औसत वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे कुल लिया गया समय। और दूसरा फार्मूला औसत वेग का क्या हो सकता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, तो जैसा हमको इन्फॉर्मेशन होगा उस हिसाब से हम लोग फ्रेंड्स सवाल बना सकते हैं। आगे हम लोग फ्रेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए फ्रेंड्स साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाते जाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स, चाल और वेग में अभी आपने देख लिया और समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि चाल और वेग में बेसिक अंतर क्या है। क्या क्या अंतर है फ्रेंड्स, पहला अंतर हो गया कि चाल बराबर क्या होता है, चाल में हम लोग दूरी को समय से डिवाइड करते हैं ना, जबकि वेग में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वेग में जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, वेग में हम लोग विस्थापन को समय से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चाल में क्या होता है, चाल में मैंने बताया कि केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यानी चाल कैसी राशि है फ्रेंड्स, अदिश राशि। जबकि वेग में क्या होता है फ्रेंड्स, एक निश्चित हमेशा क्या होता है, दिशा होता है। तो वेग का दिशा क्या होता है फ्रेंड्स, जो दिशा विस्थापन का है वही दिशा क्या होगा, वेग का भी होगा। यानी वेग का दिशा विस्थापन की दिशा के, ठीक है। वेग का जो दिशा होता है, वेग की दिशा विस्थापन की दिशा के समान। इस ऑब्जेक्ट का विस्थापन जिस दिशा में है वही उसका क्या होगा, वेग का दिशा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर, है ना, ये मान लीजिए कि एक रास्ता है जो कि टोटल हमारा कितना है 300 मीटर। ठीक है, इसका एक सिरा क्या है फ्रेंड, ए, और दूसरा सिरा क्या है, बी। बोल रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करते हुए 2 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड में वह क्या करता है, ए से बी तक पहुंच जाता है। फिर क्या करता है फ्रेंड, और घूम कर वहां से फिर वापस आके क्या होता है, अगले 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंच जाता है ना। यानी यहाँ से ये जो 100 मीटर क्या होता है, पीछे आ जाता है, 100 मीटर पीछे इस पॉइंट सी पर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, पूछ रहा है कि इस पूरी यात्रा में हमको जोसेफ का क्या निकालना है फ्रेंड, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड, पहले देखते हैं औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, अच्छा इसमें एक ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। फर्स्ट केस में हमको निकालना है ए से बी तक के लिए, ठीक है, ए से बी तक के केस में। यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल फर्स्ट केस ए में अगर हम लोग बात करें, ए में हम लोग केवल ए से बी तक का केस देख रहे हैं, है ना। ए से बी तक जाने में अगर बात करें, औसत चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ए से बी तक का दूरी कितना है, 300। और टाइम हमारा देखिए फ्रेंड, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है ए से बी तक का, ए से बी तक का टाइम हमको दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको अगर हम लोग सेकंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 150 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना ले लेंगे, 150 सेकेंड। ये बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, कट के 2 मीटर पर सेकेंड। ये होगा औसत चाल। और इसी केस में अगर हम लोग औसत वेग निकालते हैं, है ना, औसत वेग, औसत वेग अगर हम लोग निकालते हैं, औसत वेग बराबर क्या होता है फ्रेंड, विस्थापन बटे समय। देखिए फ्रेंड, जब हम बात करते हैं ए से बी का, ए से बी का जब हम बात करते हैं तो विस्थापन भी क्या होगा फ्रेंड, सेम हो जाएगा, 300/150। यानी ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब औसत चाल और औसत वेग दोनों क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। किसमें, केस वन में। इसी में देखिए फ्रेंड्स सेकंड केस है ना। सेकंड केस क्या है फ्रेंड्स, ए से सी तक जाने में अगर हम बात करें तो, ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड केस में ए से सी तक, तो अगर हम बात करें ए से सी तक फ्रेंड्स, तो औसत चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटे समय। जब हम बात करते हैं फ्रेंड ए से सी तक, कहने का मतलब
ए से सी का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, पहले ए से वो बी तक गया है, फिर वापस बी से सी तक आया, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा और नीचे टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए से सी तक जाने में टोटल देखिए ए बी का हो गया 300 और फिर बी से सी तक वापस है 100 मीटर। टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टाइम देखिए फ्रेंड्स, लिखा है कि ए से बी तक जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकंड लगा है और फिर अगला 1 मिनट लगा है उसको बी से सी तक आने में। ठीक है, बी से सी तक आने में 1 मिनट और लगा, यानी इसमें ये मान लीजिए टाइम 1 टाइम 2, 1 मिनट इसमें और क्या हो जाएगा, यानी 60 सेकंड और इसमें प्लस हो जाएगा। तो टाइम टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 150 और प्लस 60, ये बराबर कितना आ जाएगा, 400/210। ठीक है, यानी ये 40/21 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा क्या फ्रेंड, इसका औसत चाल। ठीक है, और अगर बात करें हम औसत वेग का, औसत वेग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें औसत वेग का, औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो जब हम बात कर रहे हैं ए से सी का, तो हमको केवल स्टार्टिंग और एंडिंग देखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए और एंडिंग पॉइंट हो गया सी, तो ए सी ले लेंगे और बटे कर देंगे इसको टाइम से। ठीक है, टाइम वही रहेगा फ्रेंड सेम। तो ए से सी का दूरी कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ए से बी तक का दूरी कितना है 300, और उसमें से ये दूरी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस कर देंगे 100 तो 200। टाइम हमारा सेम इलेप्स हुआ, क्योंकि उतना टाइम यहाँ भी लगा है, तो टाइम सेम रह जाएगा 210। ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 200/210, यानी ये आ जाएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसा कि आपने इस एग्जांपल में फ्रेंड्स क्लियर देख लिया कि औसत चाल जो है वो औसत वेग के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि दूरी और विस्थापन में हुआ था, है ना, कि विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस 1 में जो है औसत चाल और औसत वेग क्या है, बराबर है, जबकि केस 2 में क्या है, औसत चाल अलग है और औसत वेग अलग है ना, ये चीज है। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को फ्रेंड एक साथ कवर करने की कोशिश किया है। आप फ्रेंड्स इसको अपने हिसाब से फ्रेंड्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, त्वरण यानी एक्सिलरेशन। त्वरण क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली त्वरण देखिए परिभाषा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, है ना। किसी वस्तु का जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को एक्चुअली, सॉरी, है ना, एक्सिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से फ्रेंड डिफाइन कर सकते हैं, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यानी देखिए लिखा है, यदि किसी वस्तु का वेग t समय में u से बढ़कर v हो जाता है तो उसका त्वरण a बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग फ्रेंड, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग फ्रेंड दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें, a बराबर v माइनस यू बाई टी, देखिए फ्रेंड इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू टी, ए टी बराबर v माइनस यू। ठीक है, और अगर u को इधर ले आएंगे तो ए टी प्लस यू बराबर क्या हो गया, v, है ना, या v बराबर u प्लस ए टी, ऐसे बोल सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो जब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग फ्रेंड बोलते हैं गति का पहला समीकरण। इसको हम लोग आगे फ्रेंड्स अलग से भी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। लिखा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कहने का मतलब टाइम हमारा कितना दिया है, 5 सेकंड। स्पीड हमारा क्या दिया है फ्रेंड्स, तो यू, यू हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग स्पीड, तो स्टार्टिंग स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। और वी हमारा कितना दिया हुआ फ्रेंड, यानी फाइनल स्पीड कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना क्या है, त्वरण। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है फ्रेंड, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाय टी। बस, तो वी हमारा कितना है 80 माइनस 60, टाइम हमारा कितना है फ्रेंड्स 5। बट यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड, यूनिट का थोड़ा ध्यान देना, ये जो हमको स्पीड दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, है ना। स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किस में दिया हुआ है, सेकेंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। देखिए फ्रेंड, माइनस करते हैं तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, अब बाय क्या हो गया 5 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो किलोमीटर पर आवर को आपको पता होगा फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड में अगर हमको बदलना है, हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर किस में बदल जाता है, मीटर पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाय कितना है फ्रेंड्स, 5 सेकेंड। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, फाइनली 20 इंटू 5/18 टू 1/5, है ना, इतना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि हमारा क्या है, त्वरण का यूनिट होता है। तो सॉल्व करेंगे तो 5 5 कट जाएगा फ्रेंड्स, 10 9, यानी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 10/9 मीटर पर सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा हो गया एक्चुअली, ये माइनस हो जाएगा, यानी v हमारा हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा u हमारा 80, यानी ये माइनस हो जाएगा फ्रेंड, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये -10/9 मीटर पर सेकेंड, नहीं यही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सर -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से फ्रेंड्स सेम प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर ले। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम तो क्लियर दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है, और ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है एक ही चाल दिया हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, एक्चुअली में इसका जो, जब ट्रेन चलना शुरू किया था तो इसका स्टार्टिंग स्पीड उसमें क्या था, जीरो था, यानी u बराबर इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जीरो ले लेना। तो और v बराबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है फ्रेंड्स 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फार्मूला से बना सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय, यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, बट यूनिट पे बस आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, है ना, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और ये दिया हुआ है मिनट में, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड आप खुद से, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड, ग्राफ है ना, ग्राफ से हम लोग समझते हैं फ्रेंड, जो चीज़ पढ़े हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दूरी समय ग्राफ समय के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी का प्लॉट है। कहने का मतलब, हम आपको डायग्राम से समझाते हैं फ्रेंड्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है कि एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस को दिखाते हैं और एक एक्सिस पे हम क्या करते हैं, टाइम को दिखाते हैं, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए 0 है 1, ठीक है, यानी अलग अलग टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम लोग सपोज अगर दिखाएंगे, वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फ्रेंड, हमको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है कि कितना टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हमको अलग अलग टाइम पे जो है डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना, किसी खास रेफरेंस पॉइंट से। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है फ्रेंड, एक रेफरेंस पॉइंट से वो हमेशा नापते हैं। आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड, इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, यानी जब टाइम 0 सेकेंड है, कहने का मतलब जब टाइम स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था फ्रेंड, 10 मीटर पर, मानिए कि मान लीजिए ये 10 है, यानी हमारा अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये इस पॉइंट पर है, ये हमारा हो गया 0 10। दूसरा है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड के बाद क्या होता है फ्रेंड, 1 सेकेंड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 20 मिनट में, यानी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फिर अगले देखिए, अगले 1 सेकेंड के बाद यानी दूसरे सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया फ्रेंड, 40 पर, यानी यहाँ पर। ठीक है, 2 पर हमारा क्या है, 40, है ना, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, 1 पर 20। अगर हम इनको मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, इसको अगर हम मिलाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस तीनों पॉइंट को फ्रेंड मिलाएंगे, ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, है ना, यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या जानकारी फ्रेंड मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला तो हो गया कि दूरी समय ग्राफ होता क्या, मैंने बता दिया। दूसरा देखिए, यदि यह एक सीधी क्षैतिज रेखा है तो हमारा पिंड क्या है, स्थिर है। देखिए फ्रेंड, अगर देखिए फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट है, उसका डीटी ग्राफ, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस और ये टाइम है ना, इसका डीटी ग्राफ अगर क्या हो, क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी इस तरह से हो, ये हमको क्या दिखाता है, मान लीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट का डीटी ग्राफ है, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये हमको ये बता रहा है कि हर टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेम प्लेस पर ही है, इस टाइम पर भी यहीं पर है, सेम प्लेस पर, इस टाइम पर भी सेम प्लेस, यानी ये ग्राफ हमको ये दिखा रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, स्थिर है। बॉडी क्या है फ्रेंड, स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है। कैसे स्थिर है फ्रेंड, देखिए
सेम डी पॉइंट पर क्या है, ये स्थिर है, यानी इसी पॉइंट पर ये टिका हुआ। मान लीजिए 10 मीटर है, यही 10 मीटर पर वो क्या है, फिक्स है। तो अगर हमारा डी टी ग्राफ एक सीधी लाइन हो तो ये क्या बताएगा फ्रेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर है, या इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, इसकी गति क्या है, जीरो है ना, यानी इसका स्पीड क्या है फ्रेंड, जीरो है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरा लिखता है, यदि ये रेखा एक विकर्ण या डायगोनल है ना, तो यह एक स्थिर गति से चल रही है। जैसा कि आपने फ्रेंड्स इसमें डायग्राम में देखा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कैसा है, ये एक तिरछा लाइन है। तो ये क्या दिखाता है फ्रेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्या दिखाता है फ्रेंड्स, एक कांस्टेंट स्पीड है इसमें, यानी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी स्पीड इसका जीरो नहीं है बल्कि एक फिक्स स्पीड है ना। इसी तरह से फ्रेंड देखिए, एक तीसरा केस हो सकता है कि बोलता है यदि इन दोनों के अलावा कोई तीसरे टाइप का ग्राफ है तो वो हमको बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है ना, कुछ भी है, इफ इट इज एनीथिंग अदर देन स्ट्रेट लाइन, बोल रहा है कि यदि यह इसके अलावा यानी सीधी रेखा को छोड़ के कुछ भी है, तो काट देते हैं, यदि यह इसके अलावा कुछ भी है तो हमारा गति क्या है, बदलाव दिखाता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कोई अगर इस तरह का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये टाइम है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ इस तरह का है ना, ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स कि इसका जो गति है वो क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी असमान वेग, ये किसको दिखाता है फ्रेंड, असमान वेग। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है ना, या ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, पैराबोलिक हो सकता है, ये भी क्या हो गया, असमान वेग को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा फ्रेंड्स आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, इससे इसके आधार पर फ्रेंड्स सीधे प्रॉब्लम आ जाता है कंपटीशन में। आप इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, क्या क्या समझिए एक बार फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स। जब यह एक सीधा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा स्थिर है, यानी उसका स्पीड क्या है, जीरो है। केस टू हमारा क्या था फ्रेंड्स, अगर ये डायगोनल है ना, अगर ये डायगोनल यानी तिरछा लाइन है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर गति से चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और तीसरा फ्रेंड्स क्या है, इस दोनों के अलावा कोई भी थर्ड केस हो तो हमारा वेग कैसा है फ्रेंड्स, असमान वेग। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ से जानकारी मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है, अच्छा एक चीज और, किसी भी फ्रेंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो हमेशा क्या करता है फ्रेंड्स, वेग को दर्शाता है ना, वेग या चाल भी बोल सकते हैं, चाल या वेग को दर्शाता है। तो ये आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्लोप अगर हमको इस लाइन किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे ये मान लीजिए लाइन है, इसका हमको स्लोप निकालना, तो एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, है ना, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसका जो टेंजेंट हम लोग निकालते हैं, है ना, यानी ये बटे ये। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्लोप। तो किसी भी dt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, चाल या फिर वेग को दर्शाता है, ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, ये रेस्ट एंड मोशन को कवर किया, रिलेटिव मोशन मैंने बताया आपको, टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर स्केलर, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस टाइम रहता है, यहाँ तक हुआ कवर फ्रेंड्स। इसके बाद वीडियो चूंकि काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसके बाद का ये टॉपिक जो है और इसके आधार पे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये मैं सेकेंड वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये जो पूरा मेरा ये डॉक्यूमेंट है इसका मैं पीडीएफ जो है ना लिंक में डाल दूंगा फ्रेंड्स, आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको सीधे पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।